हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जयेश ठाकुर, टीओ इन सन प्राइवेट आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। देखो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कि जैसे देखो अध्याय 7 है। हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का थ्योरी वाला पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। डीसी परिपथ तथा संबंधित नियम। देखो इसमें ये बता रहा है कि डीसी परिपथ जो हमारा होता है वो किस प्रकार का होता है और कौन सा नियम उसमें संपादित किया जाता है, ताकि जो हमारा जो देखो एसी में कुछ कंपोनेंट अलग वर्क करता है, डीसी में कुछ कंपोनेंट अलग वर्क करता है, तो हमें उस नियम के तहत हम कंपोनेंट को वहां पर लगाते हैं। ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो विद्युत परिपथ है उसको हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित किया गया। एक एसी धारा होता है और एक होता है विद्युत धारा होता है। ठीक है ना। उसे एसी अब तो चाहे देखो जो क्या होता है, जो समय के साथ बदलता नहीं है ना, वो डीसी कार्य करता है। जो समय के साथ बदल जाता है वो एसी हमारा होता है। ठीक है, ये चीजों को हम जानते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एसी परिपथ जो होता है उसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो वही सी बात है, जो एसी लोड होते हैं, चाहे वो पंखा होता है चाहे वो कूलर होता है ना, इस प्रकार का जो एसी लोड होता है वो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। डीसी लोड हम लोग कहाँ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ये बोलिए, जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इस प्रकार के कंपोनेंट में हम लोग डीसी का सप्लाई यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ना, है ना, इसका प्रयोग करते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, करंट, देखो डीसी क्या होता है, बहुत ही परिपथों को जटिल होता है, उसमें बहुत सारे नियम उसमें लगे होते हैं, तो उसका जटिल हम लोग यहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि जो श्रेणी परिपथ जो होता है, श्रेणी देखो अब हम जानते हैं कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ उसे कहते हैं जिसमें पाथ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ना, जिसमें पाथ कंप्लीट होता है ना, उसे हमें क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास अगर है ना दो लाइट है, अगर वो लाइट को मैं कनेक्ट कर दिया, बटन चलने पर वो लाइट जल रहा है ना, जैसे मान लो कि मेरे पास इस प्रकार का मैं लाइट है ना है ना, इस प्रकार का मेरे पास लाइट है। मैंने क्या किया, इसको इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पर से मैंने क्या किया, बैटरी यहाँ पर से मैंने कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एक चीज़ को देखता हूँ, अगर मैं यहाँ से मैं यहाँ पर कट कर दिया, तो मेरा ये पाथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। देख रहे हो यहाँ पाथ क्या है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये जो लाइट है वो क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। तो सेम टू सेम वही होता है कि हमें विद्युत परिपथ में क्या होना चाहिए, पाथ कंप्लीट होना चाहिए। अगर पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा क्या होता है, लाइट नहीं जलेगा। तो चाहे अब देखते हैं कि पाथ हमारा दो प्रकार का हो सकता है, श्रेणी परिपथ और एक समांतर परिपथ। हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो समांतर परिपथ होता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है, बट करेंट का मान उसमें अलग अलग होता है। लेकिन जो हमारा श्रेणी परिपथ होता है, जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, वहां पर करंट का मान क्या होता है, सेम होता है, बस वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं श्रेणी परिपथ। श्रेणी परिपथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर देखो श्रेणी परिपथ में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, ये क्या है, श्रेणी क्रम में यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना। तो श्रेणी परिपथ में है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो करंट का मान है वो क्या हो गया, अलग अलग यहाँ पर हो रहा है। देख रहे हो करंट यहाँ पर I1, यहाँ पर I1, यहाँ पर I1, यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट का मान क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट का मान अलग अलग यहाँ पर फ्लो हो रहा है, लेकिन वोल्टेज का मान, करंट का मान तो यहाँ पर सेम है, वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज अलग होता है, यहाँ पर वोल्टेज अलग होती है, यहाँ पर वोल्टेज अलग होता है। ठीक है लेकिन इसका काम करने का तरीका ये है कि इसको क्या होना चाहिए, परिपथ को पूर्ण रूप से कंप्लीट होना चाहिए। अगर परिपथ पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पर श्रेणी परिपथ नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा होता है पैरेलल सर्किट होता है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, दो या दो से अधिक अवयव जो होते हैं वो एक स्रोत वोल्टेज के साथ जुड़ जाते हैं, वो परिपथ समांतर। देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको भी न्यूट्रल मिल रहा है, इसको भी फेस मिल रहा है, तो यहाँ पर जब जो चीजें एक साथ अगर जुड़ जाती हैं तो उसके हम कहते हैं पैरेलल सर्किट, यहाँ पर कहते हैं, है ना। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि दोनों शाखा एक पॉइंट से जुड़े रहती है। अगर फेस है तो फेस से ही जुड़ा रहेगा। जैसे मान लो अगर मैं इसको फेस मान लेता हूँ, ये वाले पॉइंट को अगर मैं फेस मान लेता हूँ, तो देखो यहाँ वाले पॉइंट से भी ये जुड़ा है और ये वाला पॉइंट भी जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया, फेस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको न्यूट्रल मान लेता हूँ तो ये भी इससे न्यूट्रल, ये भी इससे, तो इस प्रकार का देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा समांतर परिपथ है वो इस प्रकार से क्या होता है, जुड़ा रहता है ना। याद रखना, इसका घरों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लाइट पंखे के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसको 230 वोल्ट के लिए सप्लाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको पता होना चाहिए कि यह 230 वोल्ट के सप्लाई के लिए यहाँ पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितना वोल्ट के लिए, 230 वोल्ट के लिए हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग क्या करते हैं, ठीक है।
हाँ, दूसरा देखते हैं श्रेणी समानता प्रयोग यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में भी लगाते हैं हम, यहाँ पर अवयवों को श्रेणी क्रम में भी लगाते हैं और समानता क्रम में भी लगाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में भी लगाते हैं और समानता क्रम में भी लगाते हैं। ठीक है, जहाँ में धारा को एक समान करना रहता है वहाँ पर हम इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और जहाँ पर धारा को अलग अलग करना रहता है वहाँ पर हम उसको समानता क्रम में यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ों को याद रखना, जहाँ पर उसका लगा रहता है उसको हम लगाते हैं। दूसरा चीज़ हम ये देखते हैं कि जहाँ पर हमें क्या करना है, वोल्टेज के मान को अगर एक करना है, जहाँ पर वोल्टेज के मान को अलग अलग करना है तो हम भी वहाँ पर श्रेणी समानता परिपथ के रूप में हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई है, यहाँ पर अगर R1 है, R2 ये किस में है, ये सीरीज में है, मतलब श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये जो R3 है और R4 ये किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, ये किस में है, पैरेलल में। इस प्रकार का यहाँ पर कनेक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, ये चीज़ों को आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, हाँ, अब हम देखते हैं कि श्रेणी समांतर का जो क्या होता है ना, ये जो हो गया। ठीक है, हाँ, दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि श्रेणी तो ये हो गया ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, हाँ, यहाँ तक हो जाएगा। श्रेणी समांतर परिपथ क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं कि श्रेणी समांतर नेटवर्क में खुला और लघु परिपथ क्या होता है, लघु एवं खुला व लघु परिपथ। ठीक है, जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित ना हो अर्थात उसका प्रतिरोध अनंत हो, खुला परिपथ कहलाता है। अर्थात लोड रहित जनित्र आदि की स्विच रहित लोड सर्किट कहलाता है। खुले परिपथ में संयोजक सिरों पर विद्युत वाहक बल विद्यमान होता है। खुला परिपथ होने विद्युत धारा का प्रवाह माने शून्य हो जाता है। इस प्रकार किसी भी परिपेश में अर्थ तार संपर्क में आ जाए तो परिपथ का फ्यूज उड़ जाता है। देखो क्या होता है कि परंतु परिपथ खुला होने के कारण विद्युत धारा प्रवाह का मान शून्य होता है। विद्युत धारा प्रवाह का मान क्या हो जाता है, यहाँ पर शून्य होता है। यदि किसी परिपथ में फेज तार न्यूट्रल अथवा अर्थ के तार संपर्क में तो परिपथ का फ्यूज हो जाता है, जिसका उसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है। ऐसा परिपथ लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट कहलाता है। प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, नेटवर्क देखो इसमें क्या है, श्रेणी क्रम में खुला परिपथ। श्रेणी क्रम में खुला परिपथ क्या कहते हैं, अगर हमने इस चीज को श्रेणी पर यहाँ पर दिया और देखने के बाद हमने क्या किया, कहीं से अगर हमारा यहाँ पर तार टूट गया, ठीक है, तार हमारा अगर टूट गया तो उसी को क्या कहते हैं, वहाँ पर लघु परिपथ कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये तो देखते हैं कि श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा के लिए कोई पथ नहीं होता, विद्युत धारा कोई प्रवाहित नहीं होती। यह चित्र मापन के अमीटर संयोजित किया जाता है कि तो धारा प्रदर्शित नहीं होती है, अतः खुले बिंदुओं के सिरों पर होता है। ठीक है, खुले बिंदुओं पर होता है, 10 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट खुले बिंदुओं में होता है। ठीक है ना, खुले बिंदुओं के सिरों पर होता है। ठीक है, बन जाएगा। तो दूसरा चीज यहाँ पर होता है श्रेणी क्रम में लघु परिपथ क्या होता है। देखो श्रेणी क्रम में लघु परिपथ ये होता है कि अगर कहीं पर भी लघु परिपथ का मतलब कहीं हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इन दो वायर को जोड़ने के लिए यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, जिसको यहाँ पर गांठ लगा दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं श्रेणी परिपथ में शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, R1 है, R2 R3 है, तो इस प्रकार का हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पर समझना है। ठीक है, अब क्या होगा, जो धारा जो अब नहीं जो धारा अब क्या हो रहा था, है ना, अब अगर इसमें इसको जोड़ दिया तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, है ना, चीज़ें यहाँ पर क्या हो जा रही है, शॉर्ट हो जा रही है। तो वहाँ पर उसका रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और वहाँ पर जो फ्यूज़ होगा वो हमारा उड़ जाएगा। ठीक है, ओम का नियम देखते हैं, ओम का नियम यहाँ पर क्या कहता है। ठीक है, ये क्लियर है, बन जाएगा, क्लियर है सबको, है ना, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं ओम का नियम क्या है। जर्मन वैज्ञानिक ओम थे, उन्होंने नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थिति बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर उस प्रतिरोधक में बहने वाली धारा के अनुक्रम वही है किसी प्रतिरोध के सिरों में होने वाला विभवांतर जो होता है ना, यहाँ देखो नियतांक हो गया। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि जो वोल्टेज होता है V समानुपाती I होता है। ठीक है, V समानुपाती यहाँ पर क्या होता है तो V समानुपाती क्या हो जाता है, यहाँ पर I हो जाता है। ठीक है, एक मिनट है ना, तो V याद रखना, है ना। तो इस प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं। ओम के नियम का प्रतिपादन कैसे कर, देखो चित्र में दर्शाया कि परिपथ में रियोस्टेट का मान परिवर्तित करने व विद्युत धारा का मानों के लिए ओम का नियम इस संबंध में ज्ञात किया जा सकता है। प्रत्येक स्थिति V/I अथवा R का मान एक नियतांक होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अमीटर लगा हुआ है, बैटरी से कनेक्टेड कर दिया, रियोस्टेट कर दिया, वोल्टेज लगा दिया। अब क्या होगा, जैसे जैसे रियोस्टेट का मान बढ़ाएंगे करंट का मान हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वोल्टेज का मान हमारा क्या होता जाएगा, यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, समानुपाती हैं। R का मान एक नियतांक है, R तो डिपेंड एक नियतांक फिक्स वैल्यू होता है।
ठीक है, ये चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, याद करना है। देखते हैं ओम के नियम प्रतिपादित के निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। मीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, प्रतिरोधक, फ्लेक्सिबल तार होता है। तो इस प्रकार से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे पूछेगा आपको यदि ओम का यदि 20 ओम में प्रतिरोधक है और 2.5 ओम मुझे वोल्टेज विभांतर बोला है ना, विभांतर निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बेसिकली बहुत पूछता है। जैसे देखो अगर आर का मान दिया है आपको और आई का मान दिया है तो आप यहाँ से वी का मान यहाँ निकाल सकते हो ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से आप लोगों को यहाँ पर से निकालना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखो कि दिए गए परिपथ में प्रतिरोध R1, R2, R3 है। अब मेरे को ये बताओ कि इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाले कैसे होगा। तो R2 और R3 तो है, ये हमारा श्रेणी क्रम में, इसको आपने जोड़ दोगे। लेकिन उसके बाद ये जो R1 है ये किस में है, ये R1 हमारा वोल्टेज उसमें क्रम में, समांतर क्रम में। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, वोल्टेज, तो सब में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है बोल रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट का मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो करंट का मान किस में सेम है, करंट का मान R2 में सेम है, तो निकाल लो, है ना। इसको तीनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद देख लो उसमें करंट का मान कितना है, सेम है। तो जोड़ के यहाँ पर करंट का मान यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, देख लो यहाँ पर फॉर्मूला लगा है शाखा वोल्टेज के लिए। R1 के लिए इतना वोल्टेज, इसके लिए इतना वोल्टेज, इतना वोल्टेज। देख रहे हो पहली शाखा के लिए कुल प्रतिरोध कितना है, 30 है। अतः इस शाखा का धारा का वहन कितना होगा भाई, भाग दे दो 60 वोल्ट बटा 30, तो 2 एम्पियर होगा, है ना। 2 एम्पियर हो गया। अब 2 एम्पियर में कुल कितना एम्पियर हो रहा है, तो 2 3 प्लस 5 एम्पियर हो गया, है ना। 5 एम्पियर हो गया। अब 3 एम्पियर यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ आने पर ये 2 एम्पियर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसका वैल्यू को यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। इतना चीज़ों आप लोगों को यहाँ पर से देखना है। और देखो यहाँ पर भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और देख लेना है। ठीक है, हाँ। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, देखो प्रतिरोध वह एक स्वाभाविक गुण होता है जो धारा के वहन को रोकता है, प्रभावित करता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, आर होता है। देखो इसका मात्रक क्या है, आर है। प्रतिरोध याद रखना ना, प्रतिरोध वो है जो करंट को रोकता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, मतलब प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का चिन्ह कैसे होता है, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है ये। तो यही जहां भी अगर आपको ऐसा कुछ मिले तो आप इसको तुरंत समझ जाना है कि ये प्रतिरोध होता है ना। प्रतिरोध किसकी किस चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक का लंबाई जितना ज्यादा अधिक होगा प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट जिसमें क्षेत्रफल अगर मान लो बहुत ज्यादा है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। इसीलिए हम जब अपने घरों में जो वायरिंग करते हैं वहां पर हम तार का क्षेत्रफल का मान को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मान क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये चीजों को आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, चालक का पदार्थ उसकी अर्थात पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है, तो रो प्रतिरोधकता पर यहाँ पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो सेम टू सेम इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो हमारा जो ये चालक होता है वो मुख्यतः 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक प्रतिरोध पर निर्भर करता है ना, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है ना, देख रहे हो। तो इस प्रकार से प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोधकता वही होता है ना। चालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता यहाँ पर होता है कि इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते। तो फॉर्मूला वही पूछता है, जाना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पार्ट है जो आप लोग को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देखो मिला है 14 मीटर लंबे, देखो 14 मीटर लंबे तथा 0.14 सेंटीमीटर व्यास वाले यूरेका तार का प्रतिरोध इतना है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग रो निकालते हैं, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट है। ठीक है ना, तो R बराबर क्या हो जाता है। ठीक है, तो R बराबर हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो L तार की लंबाई L बराबर 14 मीटर है, 1400 मीटर। तार का व्यास निकालना है 0.4 मीटर और उसका रेडियस निकाल को 2। प्रतिरोध क्या R, तो विशिष्ट प्रतिरोध, तो R का मान क्या होगा, देखो 2.5 हो गया यहाँ पर, है ना, आपका प्रतिरोध हो गया। पाई का पाई पैसा 7 और तार की जो लंबाई व्यास वाले 0 हो जाएगा और रेडियस का वही R स्क्वायर मतलब 0.14 स्क्वायर, 0.14 स्क्वायर से यहाँ से निकालना है। ठीक है, और यहाँ से इसका मीटर से यहाँ से निकल जाए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर से याद रखना है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये चीज़ों को आप लोग को क्या करना है, यहाँ से याद करना है। ठीक है।
तो यहाँ पर क्या करना है, इस चीज़ों को आप लोग को यहाँ पर याद करना है। तो बस बेसिकली आप लोग को फॉर्मूला याद करना है कि विशिष्ट प्रतिरोध किस प्रकार से आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ से प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हो, है ना। वह विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए अपने इस फॉर्मूला का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो वीडियो का मुझे कमेंट करना। थैंक यू।